हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे कि क्लास 10th में साइंस में लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। लास्ट क्लास में हमने मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला पढ़ लिया था, ठीक है। मिरर फार्मूले में साइन कन्वेंशन पढ़ लिया था और मैग्निफिकेशन के फार्मूले पढ़े थे दो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के केस में। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजेस कॉनकेव मिरर को हम कहाँ पर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को हम कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। इनके जो यूजेस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के यूजेस। ठीक, कॉनकेव मिरर को हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है 4 यूजेस, वो 4 के चारों यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। वन बाय वन समझते हैं। पहला जो यूजेस है, ठीक है, कॉनकेव मिरर का, वो कॉनकेव मिरर को हम यूज करते हैं एज ए सेविंग या मेकअप मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर में हम जानते हैं कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक। ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के मिडिल में आता है, ठीक, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के मिडिल में आता है तो ये कॉनकेव मिरर क्या करता है, उसकी इनलार्ज इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? इनलार्ज। मतलब यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को जो उसकी इमेज है वो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे दिखाई देगी और कैसी देखी? इनलार्ज। तो सेविंग या फिर मेकअप करना है तो उसमें हमें चीजों को थोड़ा बड़ा करके देखना होता है, ठीक है। तो इमेज को मैग्नीफाई कौन करता है? कॉनकेव मिरर। इसीलिए इसका यूज करते हैं हम सेविंग एंड मेकअप मिरर में, ठीक है। इसका काम क्या होता है मिरर का? ये इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाता है। मैग्नीफाई यानी इनलार्ज, बड़ा करके दिखाता है, टू सी ए मैग्नीफाई इमेज ऑफ द फेस। दूसरा जो यूजेस है कॉनकेव मिरर का, उसको हम यूज करते हैं हेडलाइट्स ऑफ कार्स, टॉर्चेस, सर्च लाइट टू ऑब्टेन ए स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसका क्या सेंस है, ठीक है। दूसरा जो यूजेस है उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? हेडलाइट ऑफ कार, टॉर्च, सर्च लाइट, इन तीनों में टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक। इसका क्या सेंस हुआ? होता क्या है कि जो भी है सर्च लाइट या हेडलाइट हो गई या टॉर्च हो गई, तो उसमें इस तरह एक मिरर लगा रहता है पीछे, ठीक। ये इस तरह से कॉनकेव मिरर रहेगा, पीछे पॉलिश रहेगी, ठीक। और यहाँ पे कहीं पे हम बल्ब रहता है, ठीक। अगर मान लीजिए टॉर्च है तो टॉर्च में बल्ब होता है ना, जहाँ से लाइट एमिट होगी, तो ये होगा टॉर्च का बल्ब। इसी तरह से हेडलाइट में भी एक बल्ब होता है तो यहाँ पे बल्ब होगा, और सर्च लाइट है उसमें भी क्या होगा? एक बल्ब होगा। मतलब कॉनकेव मिरर रहता है और कॉनकेव मिरर के हम फोकस पे किसको रखते हैं? बल्ब को। बल्ब को हम कहाँ पे रखते हैं? कॉनकेव मिरर के फोकस पे। फोकस पे रखने से क्या होता है, ठीक है, ये आगे मान लीजिए टॉर्च होगी इस तरह से, ठीक, आगे ये, ठीक, जहां से भी ये ऑन ऑफ हो रही है। तो फोकस पे रखने से क्या होता है, इसको जूम करके समझते हैं, ठीक। जो बल्ब हमारा होता है उसको हम कहाँ पे रखते हैं? फोकस पे। अब फोकस पे रखने से क्या होगा? ये मान लिया फोकस है, यहाँ पे ये बल्ब रखा है, तो फोकस पे रखने से क्या होगा? इस बल्ब से क्या चलेगी? लाइट। और लाइट कैसे चलती है? लाइट हमें पता है स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इधर जाएगी, इधर, इधर, ठीक। बाकी लाइट सामने भी जाएगी, इधर, इधर। यहाँ से ये पूरा बंद रहता है, ऐसे क्लोज रहेगा यहाँ तक। तो होगा क्या? जो लाइट पीछे जाती है, ठीक, जो लाइट किधर जाएगी? पीछे जाएगी। अब हमने कॉनकेव मिरर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कॉनकेव मिरर क्या करता है, अगर कोई भी लाइट की रे फोकस से पास करती है, ठीक, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कॉनकेव मिरर में। कोई भी लाइट की रे अगर फोकस से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक। क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है? कोई भी लाइट की रे अगर फोकस के अलोंग आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं। फोकस पे रखने से क्या होता है, यहाँ से जितनी भी लाइट निकलेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस मिरर पर पड़ने के बाद वो सारी की सारी लाइटें कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। सारी लाइट कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। तो हेडलाइट्स ऑफ कार, टॉर्च, सर्च लाइट, इन सब में हम यूज करते हैं इनको, कॉनकेव मिरर को। और जो बल्ब होता है उसको हम कहाँ रखते हैं? कॉनकेव मिरर के फोकस पे। फोकस पे रखने से फायदा क्या होगा? जितनी भी लाइट बीम निकलेंगी वो मिरर पे पड़ने के बाद सारी की सारी पैरेलल आ जाएंगी, तो हमें एक पैरेलल स्ट्रॉन्ग बीम मिलेगी, एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम मिलेगी लाइट में, ठीक है। मतलब लाइट डाइवर्ज नहीं होगी, ऐसे फैलेगी नहीं। टार्च से जलाओगे तो जहां पे हम लाइट डालना चाह रहे हैं लाइट वहीं पे पड़ेगी, वो डाइवर्ट नहीं होगी। डाइवर्ट होगी तो क्या होगा? लाइट की जो बीम है ना उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यानी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, लाइट डाइवर्ज ना हो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, मतलब बल्ब को कहाँ रखते हैं? फोकस पे। तो दो यूजेस ये हो गए,
थर्ड जो यूजेस है, सिंपल यूजेस है, डेंटल मिरर्स। डेंटल मतलब जो डेंटिस्ट लोग होते हैं, डॉक्टर्स, वो क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं टीथ को देखने के लिए। ठीक, अगेन इसका सिंपल वही मीनिंग है, क्योंकि ये जो कॉनकेव मिरर है वो क्या करता है, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दें तो ये कैसी इमेज बनाता है, लार्ज इमेज बनाता है। तो डॉक्टर्स लोग इसका यूज करते हैं ताकि जो दांत है उसको जूम करके देख पाए, उसको बड़ा करके देख पाए। ठीक, फोर्थ वाला जो यूज है वो है सोलर फर्नेस। ठीक, सोलर फर्नेस का मीनिंग क्या है, टू कंसंट्रेट सनलाइट एट द फोकस एंड प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर। सोलर फर्नेस का मतलब होता है यहाँ पे हम कई सारे मतलब बड़े बड़े मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक, सोलर फर्नेस का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, हम सोलर फर्नेस का मतलब उसमें क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, कई सारे बहुत बड़े बड़े कॉनकेव मिरर, मतलब इतना बड़ा हो गया, ठीक, इससे भी बड़े बड़े, ऐसे हम बड़े बड़े कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। तो अगर बड़ा कॉनकेव मिरर होगा तो होगा क्या, इस पर जो भी लाइट रे आ रही, सन से जो भी लाइट आ रही है, ठीक, अब इस पर जो लाइट पड़ेगी बहुत ज्यादा लाइट पड़ेगी, सन से जो भी लाइट आ रही है ना, बहुत सारी लाइट के रे आएंगे, ऐसे मैंने 2 बनाई, एक और बना दी, ऐसे 3, इसी तरह से बहुत सारी सन लाइट आएगी और इसका फोकस होगा कहीं ना कहीं पे, इसका क्या होगा, मिरर का फोकस होगा। तो ये जितनी भी लाइट रे आ रही है, इस सारी की सारी लाइट रे इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पे मिलेंगी, फोकस पे। ये सारी लाइट रे कहां पे मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगे। तो होता क्या, हम बहुत सारे मिरर लगा के रखते हैं, 15, 20, 25 मिरर, कॉनकेव मिरर, बहुत बड़े बड़े मिरर, सन से जो भी जितनी भी लाइट आ रही है वो सारी की सारी लाइट एक पॉइंट पर क्या होती है, फोकस हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं जितनी भी पैरेलल लाइट आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे मिलेगी, तो सारी की सारी लाइट एक पॉइंट पर फोकस हो जा रही है। तो इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई हो जाता है, इस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है। तो किसी मटेरियल को अगर हमें मेल्ट करना है, ठीक, कोई भी मेटल होगी, इस मेटल को कॉपर वगैरह है, मेटल को मेल्ट करना है तो हम इस तरह का यूज करते हैं। इसमें किसका यूज करते हैं हम, कॉनकेव मिरर का। ठीक, तो कॉनकेव मिरर को हम मेटल को मेल्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक, जिसको हम बोलते हैं सोलर फर्नेस। ये तो जो यूजेस है वो हो गए हमारे किसके, कॉनकेव मिरर के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। कॉन्वेक्स मिरर देखो कहाँ कहाँ पे काम आता है, डेली लाइफ में देखा होगा हमने, ठीक, बसेस वगैरह हैं इनके या बाइक है, ठीक, इन सबके किस में रहता है, रियर व्यू में हम यूज करते हैं। ठीक, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स मतलब बाइक हो गई, बसेस हो गए, कार हो गए, ठीक, इन सब में देखा होगा, जैसे कार वगैरह बसेस वगैरह है तो देखा होगा इस तरह का मिरर रहता है उसमें। ठीक, ये ऐसे क्लोज होगा अंदर से, ठीक, इस तरह से बेंड रहता है, वो बाहर की तरफ आउटवर्ड रहता है मिरर। ठीक, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो बसेस हो गई, कार हो गई, बाइक हो गई, इन सबके रियर व्यू में कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, छोटी इमेज बनाता है। ये हमने पढ़ा है ना, हमने क्लास में क्या पढ़ा है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है यहाँ पे इसका फोकस होगा, इधर पोल है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो इमेज कहाँ पे बनाता है, फोकस और पोल के बीच में। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, एक तो ये इरेक्ट इमेज बनाता है सीधी, दूसरा स्मॉल डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है। तो अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो हमें इसमें छोटा दिखाई देगा। ठीक, तो बसेस वगैरह में यूज करेंगे तो ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ट्रैफिक भी है, मतलब पीछे बहुत बड़ा ट्रक आ रहा होगा, यहाँ पे कोई अगर मान लीजिए ट्रक भी रखा है, एक बहुत बड़ा ट्रक है, तो इस ट्रक की जो इमेज है यहाँ पे छोटी सी बन जाएगी, ऐसे हमें जो ट्रक इसमें दिखाई देगा छोटा सा। तो इसका यूज यही है कि इस मिरर की हेल्प से हम वाइडर व्यू यानी बहुत ज्यादा फील्ड को हम देख सकते हैं इजिली। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि ये कैसी इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाएगा, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, रोड जो है वो सारा का सारा हमें दिखाई दे जाएगा एक सिंगल मिरर में। दूसरा इसका यूज है सिक्योरिटी मिरर्स इन शॉप्स या पार्किंग एरिया टू कीप वॉच ऑन ए लार्ज एरिया। ठीक है, मतलब होता क्या है, ये छोटा सा मिरर है, अगर यहाँ पे मिरर लगा, कॉन्वेक्स मिरर लगा दोगे एक रूम में, तो उस रूम में रूम का पूरा व्यू दिख जाएगा। अगर हम प्लेन मिरर लगाएंगे तो केवल थोड़ा सा रीजन दिखाई देगा, बट अगर हम कॉन्वेक्स मिरर लगा दें एक रूम में थोड़ा बड़ा, तो पूरे के पूरे रूम को कवर कर लेगा, पूरे रूम की जो इमेज है वो इस कॉन्वेक्स मिरर में आ जाएगी। तो इसको एज ए सिक्योरिटी पर्पज से भी हम यूज करते हैं। ठीक, ये यूजेस हमें याद रखने, ठीक है, क्लास में पूछेगा। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, ठीक, वो हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, तो क्वेश्चंस हम वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चंस जो आते हैं जनरली वो मिरर फार्मूले पे, ठीक है, जो मिरर फार्मूला है
1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/e। और मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज और माइनस बी अपॉन। इन तीनों फार्मूले पे ही बस क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं तीनों फार्मूले से किसी ना किसी पे हो जाएगा। ठीक, यूबीएफ क्या, ये सारी चीजें हमें पता है। इन्हीं में से दो डेटा गिवन होगा, एक डेटा पूछ लेगा फोकस और इमेज का डिस्टेंस भी दे दिया तो यू पूछ लिया, यू भी दे दिया, एफ पूछ लिया, ऐसे। ठीक है, बस हमें साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है तो न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ठीक, तो वो लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो रिफ्लेक्शन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। ठीक, वो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन होता क्या, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। तो अगर लाइट है, जैसे लाइट हम जानते हैं लाइट ट्रेवल करती है अगर सिंगल मीडियम में। सिंगल मीडियम का मतलब ऊपर अगर एयर है तो कोई भी लाइट की रे आएगी और इस सरफेस पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, जो कि हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े थे। रिफ्रैक्शन कब होगा, जब लाइट दो मीडियम में ट्रेवल करेगी। ठीक, रिफ्रैक्शन कब होगा, जब लाइट दो मीडियम में ट्रेवल करेगी। दो मीडियम में हमारा एक मीडियम सपोज हो गया एयर और दूसरा मीडियम हमने ले लिया वाटर। तो लाइट अगर दो मीडियम में ट्रेवल कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो होता क्या है, हमने पढ़ा कि लाइट का जो पाथ है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक, लाइट का पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है लाइट। तो लाइट को जाना चाहिए इस स्ट्रेट लाइन में, बट होता क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है। ठीक, अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, यानी बेंड हो जाएगी। तो ये लाइट की जो बेंडिंग है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की अगर हम डेफिनेशन लिखें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट when light travel one medium to another medium, one medium to another medium। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो लाइट क्या होती है, अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाती है, और इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। जो बेंडिंग का फिनोमेना है लाइट के, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हमें याद रखनी है। अब इसमें दो तीन पॉइंट आते हैं। ठीक, पहला पॉइंट क्या है कि लाइट अगर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए। ठीक, यहाँ पे दो तरह के मीडियम आते हैं, इनका मीनिंग क्या है ये मैं समझा देता हूँ। एक तो रेरर मीडियम आएगा, दूसरा डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, तो रेरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम, इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा एग्जाम में, बट हमें याद रखना है सिर्फ। रेरर मीडियम उसे बोलेंगे जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा हो। ठीक है, रेयर मीडियम हम किसे बोलेंगे, जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा हो, और डेंसर मीडियम किसे बोलेंगे, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो, यानी स्लो चले लाइट। जैसे हमसे कहा जाए कि हवा में दौड़ो, हवा में दौड़ने का मतलब रोड पे अगर दौड़ा जाए तो रोड पे हम फास्ट दौड़ेंगे भाई। अगर हमें पानी में दौड़ाया जाए तो पानी में हम क्या दौड़ेंगे, स्लो। पानी में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से लाइट होती है, अगर लाइट्स को कहा जाए कि लाइट एयर में, तो लाइट एयर में फास्ट चलेगी, और लाइट को कहा जाए कि लाइट वाटर में जाए, लाइट की रे जब वाटर के अंदर जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगी, थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो जहां पे लाइट स्लो होती है उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक, जहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, लास्ट लाइट कैसे चलती है, फास्ट चलती है जहां पे लाइट, उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम। ठीक है, तो दो तरह के मीडियम रहे, एक रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम। दोनों ही मीडियम कैसे, रिलेटिव मीडियम है। जैसे एयर और वाटर की बात की जाए तो एयर हमारा हो जाएगा रेरर मीडियम और वाटर हो जाएगा डेंसर मीडियम। इसी तरह से अगर हमें दो मीडियम दे दिए जाए, वाटर और एक ग्लास। ठीक, तो वाटर और ग्लास में जो वाटर है इसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, ग्लास में लाइट का स्पीड कम होता है। तो हमारा वाटर हो जाएगा रेरर मीडियम और ग्लास हो जाएगा डेंसर मीडियम। तो रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम ये रिलेटिव टर्म होते हैं। ठीक है, जब भी हम दो मीडियम में कंपैरिजन करेंगे तो उन दोनों मीडियम में देखेंगे, उन दोनों मीडियम में किसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है। जैसे वाटर और ग्लास में कंपेयर करें तो वाटर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है तो वाटर को रेरर मीडियम बोल देते हैं, ग्लास में कम होती है तो ग्लास को डेंसर मीडियम। बट अगर हम एयर और वाटर में कंपेयर करें तो एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है तो एयर हो गया रेरर मीडियम, वाटर में लाइट की स्पीड कम होती है तो वाटर हो गया डेंसर मीडियम। ठीक, ये पता कैसे चलेगा किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी। ठीक है, तो
इतना ज्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है 10th क्लास में। फिलहाल इतना याद रख सकते हैं कि एयर जो रहेगी हमेशा वो रेरर मीडियम रहेगी, ठीक। एयर या वैक्यूम को लगभग सिमिलर मान के चलते हैं, तो एयर हमेशा रेरर मीडियम रहेगी, और एयर के रिस्पेक्ट में अगर कोई मीडियम दे रखा है तो वो डेंसर होगा। जैसे एयर और वाटर में वाटर डेंसर मीडियम, एयर रेरर मीडियम। एयर और ग्लास में एयर रेरर मीडियम, ग्लास डेंसर मीडियम, ठीक। बस इतना याद रख लोगे, इतने से काम हो जाएगा हमारा। अब हमें 3 पॉइंट कौन कौन से पढ़ने हैं। जो पहला पॉइंट है हमारा, ठीक, पहला पॉइंट क्या है, इसमें लिखेंगे व्हेन लाइट ट्रेवल रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। यानी जब जो लाइट है वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे मीडियम बना लेता हूँ। ऊपर हो गया रेरर मीडियम, आर ए आर ई आर, रेरर मीडियम, और नीचे डेंसर मीडियम। नीचे डेंसर मीडियम है। अब लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक, लाइट सपोज रेरर मीडियम से आ रही है और ये डेंसर मीडियम में जा रही है, तो होगा कि ये लाइट सीधे तो जाएगी नहीं, ठीक। ये डॉटेड लाइन वाला जो पाथ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइट को इस पाथ के अलोंग जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना चाहिए। बट होता क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट क्या हो जाती है, बैंड। इसी बैंडिंग के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अब लाइट किधर बैंड होगी तो वो हमें पता चलेगा नॉर्मल से। सबसे पहला हमारा काम क्या है यहाँ पे, सबसे पहला काम है यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, लाइट जब रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो जो लाइट की बेंडिंग है वो होती है टूवर्ड नॉर्मल, ठीक। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, ये हमें याद रखना है, बेंडिंग टूवर्ड नॉर्मल। यानी लाइट जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट की बेंडिंग जो होती है वो किधर होती है, नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल है तो ये ग्रीन वाले पाथ को फॉलो ना करते हुए लाइट इधर जाएगी, ये, ठीक, इधर बेंड हो जाएगी। ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड हो जाती है, ये रूल है, ये हमें याद रखना है। अब ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इस रे को हम क्या बोलते हैं, आई आर। आई आर मतलब इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इस एंगल को हम क्या लिखते हैं, आई से लिखते हैं, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से। फिर ये जो रे है जो दूसरे मीडियम में रे जाती है, दूसरे मीडियम में जो रे जा रही है, इस रे का जो नाम है, इस रे का नाम होता है रिफ्रैक्टेड रे। ये हमें याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। दूसरे मीडियम में जो रे जाती है इस रे का नाम है रिफ्रैक्टेड रे। सेम मीडियम में रे वापस आती है तो बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जब रिफ्लेक्शन होता है तो उस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो उस रे का नाम क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, इस एंगल को हम किससे लिखते हैं, आर से। इस एंगल को किससे लिखते हैं, आर से। अच्छा, आई को तो हम भाई बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट यहाँ पे आर का एक नया नाम है तो याद रख सकते हैं, ठीक। एंगल आर को हम क्या बोलेंगे, आर को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस आर का नाम याद रखना है। और यहाँ पे डायग्राम में हमें एक चीज और दिख रही है, ठीक, जो भी हम याद रख सकते हैं। अगर आई और आर में कंपेयर करने को कहा जाए तो आई और आर में कौन बड़ा है, यहाँ पे क्लियरली हमें मेंशन है, डायग्राम में दिख रहा है क्लियरली कि आई जो है वो ग्रेटर देन क्या है, आर। आई क्या है, ग्रेटर देन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या है, बड़ा है। कब, जब लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी। जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। आई ग्रेटर देन आर क्लियरली डायग्राम से दिख रहा है, क्योंकि ये एंगल आई है तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना होगा, ये ग्रीन वाली जो लाइन है यहां तक एंगल क्या होगा, यहां तक एंगल होगा आई, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और आर तो ये छोटा है, दिख ही रहा है यार, कितना छोटा है, इतना छोटा है ये, ठीक। तो आई ग्रेटर देन आर है, ये पॉइंट भी याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा, वेयर लाइट ट्रेवल, फिलअप आ सकता है, वेयर लाइट ट्रेवल रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी आई और आर में रिलेशन क्या होगा, ऑप्शन दे रखे होंगे, आई इज इक्वल टू आर, आई ग्रेटर देन आर, आई लेस देन आर, और नन ऑफ दिस, ठीक। इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे हमें। तो पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट जो है वो इसका जस्ट अपोजिट है। अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में ट्रेवल करे तो दूसरे पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे, वेयर लाइट ट्रेवल डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम टू
रेरर मीडियम। तो लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो लाइट की जो बेंडिंग है वो होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा, अपोजिट होगा उसका, ठीक है। यहाँ पे जो लाइट की बेंडिंग है, ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पे किस तरह की सिचुएशन बनेगी, देखो, ठीक, ये बाउंड्री हो गई, ऊपर हो गया रेरर मीडियम और नीचे हो गया डेंसर मीडियम, ठीक, रेरर मीडियम नीचे हो गया डेंसर मीडियम। अब जो लाइट है वो कहां से कहां जा रही है, रेरर से डेंसर मीडियम, डेंसर टू रेरर, यानी यहां से जा रही है, ये लाइट है, इसलिए को हम क्या बोलेंगे, आई आर इंसिडेंट रे। लाइट जो वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है तो ये हमारी हो जाएगी इंसिडेंट रे। ये डेंसर मीडियम में यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स होगा, ये बल्ब मान लिया, ये बल्ब है, यहाँ से लाइट जा रही है लाइट के लिए, तो लाइट का एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए, ठीक। डेंसर का मतलब ये वाटर हो गया, रेरर का मतलब ये एयर हो गया। तो डेंसर टू रेरर जब लाइट ट्रेवल करेगी तो लाइट का एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए, बट होता क्या है, जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है तो लाइट की बेंडिंग तो होनी है, ठीक। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो लाइट की क्या होगी, बेंडिंग, जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब बेंडिंग जो होगी वो किधर होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है, तो बेंडिंग यहां पर जो होगी वो होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी इस तरह से होगी। दूसरे मीडियम में जो लाइट, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर जाएगी, ऐसे हटेगी। दूसरे मीडियम में जो लाइट रे आती है, इस रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। इस रे का नाम क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको आर से लिखते हैं। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है आर जो है वो ग्रेटर देन क्या है, आई, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है हमें, ठीक है। ये एंगल आई है तो यहां से लेके यहां तक ये इतना, ये क्या होगा, ये आई होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये आई तो ये आई, ठीक है। आर क्लियर दिख रहा है, आई, आर जो है वो आई से क्या है, बड़ा है, आर यहाँ पे ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, आई। एक पॉइंट याद रखना है, और हमें याद रखना है कि लाइट जब डेंसर से रेरर मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट की जो बेंडिंग है वो किधर होती है, फ्रॉम नॉर्मल। ये 2 पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है हमें इसमें, तीसरा जो पॉइंट है, व्हेन लाइट इंसिडेंस along the normal, along the normal, यानी लाइट जो है नॉर्मल के अलॉन्ग अगर इंसिडेंस हो रही है, ठीक। ये मान लिया 2 मीडियम है, कोई सा मीडियम कहीं पर ले लो, ये डेंसर मीडियम हो गया, ऊपर रेरर मीडियम हो गया, ठीक। अब ऊपर रेरर नीचे डेंसर, यहाँ पे मीडियम कोई कैसे भी ले सकते हो। अगर लाइट नॉर्मल के अलॉन्ग आ रही है इस तरह से, ये आ रही है, ये इंसिडेंट रे आई आर, ये हमारा नॉर्मल है। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलॉन्ग आ रही है सीधी सीधी, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी नॉर्मल के अलॉन्ग जाएगी, ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो इस वाले केस में क्या है, बेंडिंग नहीं होती, यहाँ पे क्या है, नो बेंडिंग। जो लाइट है यहाँ पे वो बेंडिंग नहीं होगी। अगर लाइट नॉर्मल के अलॉन्ग आएगी तभी बेंड नहीं होगी, ठीक। अगर लाइट नॉर्मल के अलॉन्ग आ रही है उसी केस में लाइट की बेंडिंग नहीं होगी, ठीक। अदरवाइज लाइट कैसे बेंड होगी, वो दोनों केस हमने पढ़ ली है। यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, इंसिडेंट और नॉर्मल दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग आ रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या हो जाएगा, 0। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल दोनों एक ही लाइन पे है, सेम लाइन पे है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये 2 पॉइंट है इस काम के जो हमें याद रखने हैं कि अगर लाइट नॉर्मल के अलॉन्ग इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मल के अलॉन्ग अगर लाइट आएगी तो लाइट की बेंडिंग जो है वो नहीं होगी, कोई बेंडिंग नहीं होगी, और उस केस में आई और आर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये 3 पॉइंट हो गए हमारे, ठीक। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ने हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। यहाँ पे इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले हमने पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, मिरर, स्फेरिकल मिरर में। यहाँ पे जो हमारे काम आएंगे वो क्या आएंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में 2 लॉ है। पहला तो आसान है, ये जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था सेम स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट,
फर्स्ट जो है द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और lie in same plane ठीक। तो हमने ये मिरर में समझ लिया था, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं। इंसिडेंट रे, अच्छा रिफ्लेक्टेड नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, जो तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेम प्लेन का मतलब समझाया था कि इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो है उन तीनों को हम एक पेपर में रख सकते हैं। एक पेपर का मतलब, ठीक है, जैसे अगर इंसिडेंट रे इधर आ रही है तो रिफ्रैक्टेड रे बैंड होगी लेकिन जाएगी इधर ही, ये नॉर्मल हो गया। ये तीनों के तीनों जो है वो एक प्लेन में आ जाएंगे, जैसे बोर्ड में है ना, इस तरह से। ऐसा नहीं कि रिफ्रैक्टेड रे बाहर की तरफ ऐसे निकल के आ गई या ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेम प्लेन में मतलब एक पेपर में इन तीनों को हम रख सकते हैं। दूसरा जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक, स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में दो लॉ है, पहला हमने लिख लिया, दूसरा वाला जो लॉ है उसको स्नेल्स लॉ नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में स्नेल्स लॉ करके भी पूछ लिया जाता है, ठीक, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है दूसरा क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ angle of refraction is constant for given pair of media and this constant is called relative refractive index. ठीक, तो इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक, मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, स्नेल्स लॉ जिसको हम बोलते हैं, ठीक। इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, द एंगल ऑफ द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है किसका, इसका, साइन ऑफ आई को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। फिर आगे लिखा हुआ है किसके लिए कांस्टेंट है, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो इसको समझने के लिए मैथ्स में चैप्टर आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री होती है जहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह के टर्म आते हैं, तो वहां पर हम पढ़ते हैं साइन आई, साइन आर। आई और आर यहाँ पे एंगल को डिनोट कर रहे हैं। आई की कोई वैल्यू होगी 30 डिग्री, 35 डिग्री, आर की कोई वैल्यू होगी 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से आई और आर की कुछ वैल्यू होंगी, ठीक। साइन क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में मैथ में अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लोगे तभी ये चीज समझ आएगी थोड़ी सी। तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट किसके लिए होता है, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इस गिवन पेयर ऑफ मीडिया वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, ठीक, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये लॉ का स्टेटमेंट तो हमने लिख लिया, बट इसमें अब एक तो हमें मैथ्स में पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, ठीक। यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालेंगे इनकी, साइन आई और आर, आई और आर की वैल्यू दे रखी है तो साइन आई अपॉन साइन आर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरी चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, फिर
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये सारे टर्म हम पढ़ लेंगे। जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म समझ लेंगे, साइन थीटा के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी होगी, ठीक। और गिवन पेयर ऑफ मीडिया का मतलब मीडिया, ठीक, मतलब दो मीडियम, तो कोई भी हम दो मीडियम ले लें, ठीक। दो मीडियम का मतलब हमने एक एयर ले लिया और एक वाटर ले लिया। तो एयर और वाटर के लिए अगर हम बात करें, ठीक, जो एयर और वाटर के लिए अगर हम बात करें, तो एयर और वाटर में साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक। थोड़ा सा मीनिंग इसका समझाता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक। पहले इसको मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे मैंने दो मीडियम ले लिए, मीडियम को चेंज नहीं करना है, यहाँ पे लिखा है फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, गिवन पेयर ऑफ मीडियम, मीडियम को हमें चेंज नहीं करना है, जो भी मीडियम लेना है दो ले लो। दो मीडियम मैंने ले लिए, एक एयर और एक में क्या ले लिया, वाटर। ये मैंने दो मीडियम ले लिए। अब हमें मीडियम चेंज नहीं करना है। अब इस मीडियम में आई बनेगा और आर बनेगा, ठीक। इस मीडियम में आई की कुछ वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू मान ली मैंने 30, आर यहाँ पे आ गया मान लिया 20, आई आ गया 40, आर आ गया 30, आई मैंने एक बार 60 ले लिया, तो आर मान लिया आ गया 52, आई 70 ले लिया, आर आ गया 60। मतलब इस तरह से कुछ भी वैल्यू मिलेंगे। एक आई के लिए कोई एक आई होगा, तो एक आई के लिए हमें क्या मिलेगा, एक आर मिलेगा। तो अगर मैंने मीडियम दो फिक्स कर दिए, मीडियम को चेंज नहीं करना है, एयर वाटर ले लिया, एयर ग्लास भी ले सकते हो, वाटर ग्लास कोई भी ले लो, बट चेंज नहीं करना है, जो भी लेना है दो मीडियम फिक्स कर दो। दो मीडियम अगर हमने फिक्स कर दिए, तो इनके लिए जब हम साइन आई और साइन आर निकालेंगे, ठीक, इस तरह से साइन 30 अपॉन साइन 20, तो यहाँ पे एक नंबर मिलेगा हमें, साइन 30 की वैल्यू कुछ होती है, ये मैथ्स में पढ़ी होगी, साइन 20 की वैल्यू निकालेंगे इस तरह से कुछ होगी, तो यहाँ पे एक नंबर निकल के आएगा। मैं मान लेता हूँ समझाने के लिए वो नंबर कितना आया, दो। ऐसे समझाने के लिए मैंने एक वैल्यू ले ली 2। तो अगर मैं साइन 40 और साइन 30 करूंगा, यानी ऊपर 40 नीचे 30, तो भी कितना आएगा 2। साइन 60 साइन 52, ऊपर 60 नीचे 52, तो भी कितना आएगा 2। ये नंबर ले लिए मैंने इसे समझाने के लिए कि जब भी हम रेशियो निकालेंगे आई और आर का, आई और आर, साइन आई और साइन आर का जब भी हम रेशियो लेंगे, तो वो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। हमेशा साइन आई और साइन आर का रेशियो, आई क्या है आर क्या है वो हमें पता है, तो साइन आई और साइन आर का जब भी हम रेशियो लेंगे, हमेशा तो वो रेशियो कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। और उस कांस्टेंट को, ये जो कांस्टेंट जैसे 2 आया ना, तो इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फिर पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो ये चीज हमें नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।